तो दोस्तों चलिए आज लेकर के आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 14 यानी कि 14वां सेट। जी दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाला हुआ है, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, जान लीजिए। अभी तक आपको हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 13 सेट प्रोवाइड करा दिया है, ये 14वां सेट चल रहा है। ठीक है, साइंस से चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। दोस्त मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन यह पूछा जाएगा 9th और 10th से। तो अभी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहा है वो 9th से चल रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखा कीजिए। और आप लोग यही गलती करते हैं कि 2-4 क्वेश्चन देख करके छोड़ करके रफू चप्पू हो जाते हैं, जो गलत है। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हम काफी मेहनत करके आपके लिए ये सेट प्रोवाइड कराते रहते हैं और आप बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, ये गलत है दोस्त। चलिए क्या करते हैं कि अभी जो सेट में 14 सेट में 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसे हम देख लेते हैं। और दूसरी नंबर बात कि जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिए। एक नया लिंक एक्टिव कर दिया गया है, आज ही तक ये लिंक एक्टिव होगा, फिर कल उस लिंक को डीएक्टिव करके एक नया लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको स्कोर कार्ड आपका टेस्ट पेपर भी दिखाया जाएगा। तो क्या कीजिए, लिंक डीएक्टिव होने से पहले आप क्या कीजिए कि जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। पहले वीडियो शुरू से अंत तक के देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं उसे आप देख लीजिए। ठीक है, फिर आप टेस्ट अपना देते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट सब इसमें डाला हुआ है। 2-4 क्वेश्चन के बाद देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो मिस मत कीजिए। यही हम आपको कहते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, 20 मिनट 25 मिनट 20 को क्वेश्चन आराम से देख लीजिएगा। डेली 20 क्वेश्चन आपके लिए हम इतना मेहनत करके लाते हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये गलत है। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? अगर कोई वर्क कीजिएगा आप तो वह किस पर निर्भर नहीं करेगा? विस्थापन पहला दे दिया है कि विस्थापन पर निर्भर नहीं करेगा दोस्त। अगर हम वर्क करते हैं तो विस्थापन जब तक नहीं होगा तब तक तो वह कार्य ही नहीं कहलाएगा। विस्थापन क्या मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह वस्तु को खिसका देना या वस्तु में परिवर्तन कर देना, वो विस्थापन होता है। तो विस्थापन पर डिपेंड करता है कार्य। ठीक है, दूसरा नंबर देख लीजिए, कहता है कि लगाया गया बल पर। दोस्त लगाए गए बल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा नंबर कहा जा रहा है आपको कि बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता है? ये फोर्थ नंबर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पे डिपेंड नहीं करता है किसी भी वस्तु का कार्य। ठीक है, प्रारंभिक वेग है उस पे जो है किसी भी वस्तु का कार्य जो है डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। दूसरा नंबर आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। दूसरा नंबर कहता है कि एक बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, यही बताना है। तो एक बांध होता है ना, तो बांध होता है, एक मेड बना दिया जाता है, पानी को स्टोरेज कर लिया जाता है, तो उसके बाद जब छोड़ा जाता है तब उसमें कौन सी एनर्जी आ गया? एक स्टोरेज पानी है, उसमें कौन सी एनर्जी है? ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि स्टोरेज पानी, जो संग्रहित पानी है, वो तो स्थिर अवस्था में बनी हुई है ना। तो दोस्त उसमें क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि वही पानी अगर बांध को तोड़ करके आगे बढ़ना शुरू कर दे तो वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तब वो गतिज ऊर्जा में, जैसे कि आपको बताते हैं कि झरने से गिर रही पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। झरने से पानी जो गिरती है गतिज ऊर्जा होती है, और जो स्टोरेज पानी है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नोट एक ध्वनि है। अब समझिए इस क्वेश्चन को, नोट किस प्रकार की ध्वनि है ये कहा जाता है। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नोट कभी कभी आपको टोन पूछ देगा, नोट और टोन को याद रखिएगा। हम दोनों आपको बता देते हैं कि नोट क्या होता है। कि दोस्त नोट क्या होता है कि बहुत सारे ध्वनि का आवृत्ति जो एक साथ जब मिश्रण करते हैं तो वह एक नोट ध्वनि बनता है। ठीक है, तो उसमें कई सारे क्या होते हैं, ध्वनि के फ्रीक्वेंसी होते हैं, आवृत्ति मिले होते हैं, तो वह एक नोट बनता है। नोट का यूज जो होता है आपको हम बताते हैं कि म्यूजिक जो कंपोजर होते हैं, तो म्यूजिक कंपोजर जो ध्वनि साउंड उत्पन्न करते हैं म्यूजिक में, तो उसमें क्या होता है कि यूज किया जाता है। ठीक है, नोट बहुत सारे देखते हुए, ड्रम बजता है, बहुत सारे सितार गिटार सब बजते रहते हैं। ठीक है, तो वो सब एक सुरीली आवाज में बहुत सारे साउंड निकलते हैं, आवृत्ति निकलते हैं, वो सब मिश्रित होते हैं, तो वो एक तरह का क्या होता है कि वह एक नोट होता है। वो म्यूजिक में ही यूज किया जाता है, एक तरह से कहिए तो। ठीक है, जिसे सुरीली बनाया जाता है।
ठीक है। अब आपको बताते हैं कि टोन क्या होता है। तो इसमें ध्यान लीजिए, पहले तो आंसर देख लीजिए कि नोट एक ध्वनि है, तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि कई आवृत्तियों का मिश्रण है, क्योंकि बहुत सारे साउंड निकलते हैं, उन सभी को एक मिश्रित जो होता है साउंड, वो एक नोट होता है। टोन क्या होता है? टोन दोस्त होता है किसी एक वस्तु से जब आवाज निकलती है तो वह टोन होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गिटार है, उसकी धागा को खींच दिए, टन से आया, तो वो टोन हो गया, एक वस्तु से निकलती है। तो किसी पार्टिकुलर अगर वस्तु से आवाज निकल रही है तो वह एक टोन होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टोन और नोट ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम कौन सा इसमें जो है तरंग यूज करते हैं, वेव यूज करते हैं, ये बताना है। वैसे तो सोनार आप लोग जानते होइएगा कि सोनार क्या होता है। तो सोनार क्या होता है कि यह एक प्रकार का क्या होता है कि यंत्र होता है, जो क्या होता है कि समुद्र में छुपी हुई वस्तुओं को पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो किस तरंग के थ्रू जो है पता लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक तरंग होती है, वो क्या होती है कि पानी में भेजी जाती है। पानी में भेजी जाती है तो अंदर अगर कोई खजाना होती है या धात्विक होती है कोई चीजें, तो उससे ये अल्ट्रासोनिक तरंगे टकराती है, टकरा करके फिर वापस आती है, फिर रैंगिंग होना शुरू हो जाता है, रिंग होना शुरू हो जाता है, जिससे पता लगता है कि नहीं, यहाँ पे कोई खजाना, कोई मेटालिक चीज जो है छुपी हुई है। फिर गोताखोर उसको जो है अपना निकालते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है ये क्या, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है सोनार में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि वायु में यात्रा करती है यदि क्या, यदि पहला नंबर देख लीजिए, कहता है कि माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तब जाकर के क्या होता है कि ध्वनि यात्रा कर सकते हैं, या यदि अगर मान लीजिए कि वायु में नमी नहीं हो तब ध्वनि यात्रा कर सकती है, क्या ये सही है। या तीसरा नंबर कहता है कि यदि विक्षोभ कर चलता है तब ध्वनि उत्पन्न होता है, ये हो सकता है, या ध्वनि चलती है। या फोर्थ नंबर कहा जा रहा है कि कण और विक्षोभ दोनों एक स्थान दूसरे स्थान पर क्या जाते हैं तब जो है क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर जो होगा कौन होगा। ध्वनि वायु में कब यात्रा करेगी? जब वायु में विक्षोभ उत्पन्न होगा, वायु में विक्षोभ होगा, विक्षोभ चलेगा, तब जाकर के क्या होगा कि ध्वनि जो है वहां यात्रा कर पाएगा। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, विक्षोभ। ध्यान लीजिए, निर्वात जो होती है उसमें विक्षोभ नहीं उत्पन्न होती है, तो उसमें देखिएगा निर्वात में ध्वनि नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो ध्वनि को चलने के लिए क्या होना चाहिए? विक्षोभ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माध्यम में पार्टिकल होना चाहिए, कण होना चाहिए तब ध्वनि चलेगा, नहीं, विक्षोभ चलना चाहिए, ठीक है। विक्षोभ चलेगा तभी ध्वनि जो है क्या होगा कि वायु में यात्रा कर पाएगा। यही कारण है कि निर्वात में आपका ध्वनि नहीं चलता है, विक्षोभ नहीं होने के कारण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब हम कमजोर ध्वनि को तेज ध्वनि में बदलते हैं, लो साउंड को हाई साउंड में जब कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसकी डैश बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं, बहुत पहले क्लास में ही आपको साउंड पढ़ा रखे थे, उसमें हम बता दिए थे कि ध्वनि जो होता है वो आयाम पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आयाम पे। आयाम के क्या होता है कि समानुपाती होता है ध्वनि, ठीक है। अगर हम आयाम को बढ़ाएंगे तो ध्वनि भी बढ़ेगा, आयाम को घटा देंगे तो ध्वनि भी घटेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ध्वनि को कम से अगर हमको ज्यादा बदलना है, लो से हाई करना है ध्वनि को, तो हमें क्या करना होगा? आयाम को बढ़ाना होगा। किसे बढ़ाना होगा? आयाम को। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, आयाम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपको कि भूकंप मुख्य शॉक वेव शुरू होने से पहले, मुख्य शॉक वेव शुरू होने से पहले क्या होता है कि किस तरह की ध्वनि उत्पन्न करती है? जी हाँ, जब भूकंप आती है तो देखिए ये है कि वायु उत्पन्न करती है, एक ध्वनि उत्पन्न करती है। थोड़ा शांत होकर के सुनिएगा, लगेगा कि नहीं कुछ ना कुछ साउंड हो रहा है। तो वह क्या करती है कि भूकंप वेव उत्पन्न करती है शॉक वेव शुरू होने से पहले। तो ध्यान रखिएगा इसे। तो कौन सा इसमें साउंड उत्पन्न करती है, यही इसमें बताना है। तो देख लीजिए, इसमें अब पहला ऑप्शन क्या कहा जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड, क्या ये उत्पन्न करती है? या दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि इंफ्रासाउंड, क्या ये उत्पन्न करती है? या थर्ड नंबर कह रहा है कि श्रव्य साउंड, क्या ये उत्पन्न करती है, श्रव्य ध्वनि? या चौथा नंबर कह रहा है कि उपयुक्त में कोई साउंड उत्पन्न नहीं करती है? दोस्त, उत्पन्न करती है। जब भूकंप आती है तो अपने साथ एक साउंड उत्पन्न करती है, जिसको इंफ्रासाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासाउंड। ध्यान रखिएगा, भूकंप के साथ जो आती है साउंड वो इंफ्रासाउंड आती है। सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है कि अब ध्वनि को सुना जा सकता है। अब ध्वनि को किसके द्वारा सुना जा सकता है ये कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिए किसके द्वारा सुन सकते हैं। पहला नंबर दे दिया है कि कुत्ते के द्वारा सुन सकते हैं अब ध्वनि, या दूसरा नंबर कह रहा है कि चमगादड़ के द्वारा, या तीसरा नंबर कह रहा है आपको गैंडे के द्वारा, या चौथा कह रहा है मनुष्य के द्वारा। दोस्त किसके द्वारा अब ध्वनि सुनी जा सकती है बताइएगा। देखिए आपको हम बताते हैं कि अब ध्वनि जो होता है दोस्त गैंडे के द्वारा सुनी जाती है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब ध्वनि किसके द्वारा, गैंडे के द्वारा सुनी जाती है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि समझ लीजिए क्वेश्चन को। इसमें कहा क्या जा रहा है आप समझिए कि जैसे ऑर्केस्ट्रा होते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा अगर आप देखे होइएगा तो उसमें क्या होता है कि जैसे ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक शुरू होता है उससे पहले सितार वादक जो होता है अपना टोन लगाना शुरू करता है, समा बांधना शुरू कर देता है। ठीक है तो आखिर वो पहले क्यों करता है, म्यूजिक ही पहले बजाना शुरू करेगा। डायरेक्ट क्या होता है कि ऑर्केस्ट्रा में लोग आते हैं गाना शुरू नहीं कर देते हैं और ड्रम व्रम बजना शुरू नहीं करता। पहले वो लोग क्या करते हैं कि अपना म्यूजिकल ग्रुप जो है बजाते हैं, उसके बाद जो है सितार भी क्या होता है कि सितार वादक भी अपना जो है क्या करता है कि समायोजित करता है, तार को जो है उसके उपयुक्त जो है बजाना शुरू करता है। तो ऐसा क्यों करता है, वो किस चीज को वो समायोजित करना चाहता है, क्या चीज करना चाहता है वो। ऐसे भी तो डायरेक्ट मतलब कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई आया गाना गाया चला गया, चाहे उसके साथ जो है डायरेक्ट शुरू कर देता है। डायरेक्ट शुरू नहीं करता, पहले म्यूजिकल ग्रुप आपस में तालमेल बैठाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं। इसलिए करते हैं कि जितने भी लोग अपना बैंड रखे होते हैं, चाहे गिटार हो, सितार हो, ढोलक हो, चाहे कोई भी चीज हो, सब एक साथ जब बजता है तो सब अपने फ्रीक्वेंसी को क्या करता है कि तालमेल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कि मिलाते हैं, या सुर ताल एक साथ करते हैं कि किसी का साउंड ऊपर ना जाए, किसी का नीचे ना जाए, सब एक साथ मतलब फ्रीक्वेंसी को लेकर के चलते हैं, एक लय में एक ताल में लेकर के चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अन्य संगीत वाद्य यंत्र के क्या होता है कि आवृत्ति सितार के साथ क्या करती है कि तालमेल बैठाने का काम करती है आवृत्ति को। तो इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग नहीं है। जी हाँ, वायरल रोग कौन नहीं है इसमें बताना है। पहला नंबर कह रहा है कि डेंगू। क्या डेंगू वायरल रोग नहीं है दोस्त? डेंगू वायरल रोग है। ठीक है, एक सीजन पे डेंगू क्या होता है कि होने लगता है, तो वायरल रोग है। दूसरा नंबर कहता है एड्स। एड्स भी क्या है कि एक वायरल रोग है। ठीक है, तीसरा नंबर कहता है टाइफाइड। दोस्त टाइफाइड क्या है कि वायरल रोग नहीं है। जान लीजिए टाइफाइड वायरल रोग नहीं है। किसके द्वारा होता है? ये जीवाणुओं के द्वारा होता है टाइफाइड जो होता है सो। ठीक है, तो साल्मोना टाइफाइड का कारण होता है, ध्यान रखिएगा इस चीजें। इन्फ्लुएंजा भी क्या है कि वायरल रोग है। सिर्फ कौन नहीं है तो टाइफाइड नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, मतलब कि जीवाणु के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा रोग नहीं होने वाला है। तो पहला देख लीजिए, कह रहा है कि हैजा। दोस्त हैजा जो होता है वो जीवाणु जनित रोग ही है, बैक्टीरिया से ही होता है। तत्प्रेरित भी बैक्टीरिया से ही होता है। एंथ्रेक्स जो होता है जानवरों में वो भी बैक्टीरिया से होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है दोस्त ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है। किसके द्वारा? ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा रोग होता है, जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है मच्छर से नहीं फैलती है। जी हाँ, मच्छर के द्वारा नहीं फैलने वाला बीमारी का बताना है। तो देख लीजिए, पहला कह रहा है कि दिमागी बुखार। दोस्त ये भी कभी कभी क्या होता है कि मच्छर जब काट लेते हैं तो मियाजी बुखार जो होता है वो दिमागी बुखार वो इस मच्छर के काटने से भी फैलता है। दूसरा मलेरिया तो फैलता ही है। तीसरा टाइफाइड। दोस्त टाइफाइड नहीं फैलता है। बाकी ये चौथा देख रहे हैं डेंगू। डेंगू क्या है कि डेंगू फैलता है मच्छर के काटने से। टाइफाइड किससे फैलता है बता दिए अभी कि जीवाणु से फैलता है। किसके? साल्मोना टाइफाइड के कारण। तो इसको ध्यान रखिएगा, दिमागी बुखार है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, यानी कि जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो देख लीजिए, इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि टाइफाइड, दूसरा कह रहा है कि एंथ्रेक्स, तीसरा कह रहा है तत्प्रेरित, चौथा कह रहा है कि मलेरिया। कौन जो है दोस्त? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बीमारी उमारी से जो होता है ना क्वेश्चन आते रहते हैं,
तो इसमें हमको देख लीजिए क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया से नहीं होने वाले बता रहा है। बैक्टीरिया मतलब क्या, जीवाणु से नहीं होने वाली बीमारी बता रहा है। तो टाइफाइड ये सब तो जीवाणु से ही होते हैं, एंथ्रेक्स रोग, तपेदिक, ये सब जीवाणु से होते हैं। कौन नहीं होता है? मलेरिया। मलेरिया किससे होती है? तो आपको पता है कि मच्छर के काटने से क्या होता है कि मलेरिया होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। जी हाँ, प्रोटोजोआ के कारण इसमें से कौन सा रोग होता है तो आपको बता देते हैं। इससे पहले जो देखे ऑप्शन मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। ये फर्स्ट नंबर जो है ये, ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसकी, निम्नलिखित में से किसका किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, इसमें से किस पर जो है काफी लंबे समय तक के मनुष्य का प्रभाव, मनुष्य पर प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो पहला देख लीजिए, सामान्य सर्दी। क्या सामान्य अगर सर्दी अगर हो जाए तो क्या 2-3 महीनों तक के लगातार रहती है? 6 महीने साल भर तक के नहीं रहती है। ये दीर्घकालीन नहीं है। ये क्या है कि जल्दी आने वाली या जल्दी जाने वाली है। सर्दी तुरंत आएगी, 1 आध सप्ताह के अंदर में निकल देगी, ठीक है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी क्या है कि लंबे समय तक 6 महीना साल भर तक के नहीं रहता है, ठीक है। चिकन पॉक्स भी क्या है कि जल्दी से आने वाला और जल्दी से जाने वाला है। ज्यादातर 15 दिन तक के 20 दिन तक रहा, उसके बाद जो है निकल लेता है, लेकिन आता बहुत जल्दी है चिकन पॉक्स। तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है इसमें तंबाकू चबाना। दोस्त अगर आप तंबाकू चबा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अभी तो आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये लंबे समय के बाद जो है काफी लंबे समय तक आपके अंगों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, करता भी है। ध्यान रखिएगा, तंबाकू पे साफ लिखा होता है, ठीक है। इसलिए तंबाकू चबाना मत, मतलब छोड़ दीजिए अगर चबा रहे हैं तो। हम आपको स्टोरी बताते हैं, हम अपने घर के खुद के स्टोरी बताते हैं, हम अपने भैया की बता रहे हैं। मेरे भैया शिखर खाया करते थे, शिखर, ठीक है, तंबाकू। तो ध्यान रखिए, उनको हम लोग बार बार मना करते थे कि तंबाकू मत खाइए, बुरी चीज होती है, लेकिन वो गांव में रहते हैं तो उन्हें ज्यादा मतलब नहीं विश्वास करते थे ये सब चीजें उस पर, जबकि लिखा होता है, डायरेक्ट लिखा होता है, फिर भी कहते थे ऐसे ही लिखा होता है। हाँ, तो वो क्या है कि खाते रह गए। जब उनके कोई मित्र थे, उन्होंने मना किया कि सच में ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों ने उनको जब बोला, 5-6 साल तक उन्होंने तंबाकू खाया। आप विश्वास नहीं मानिएगा दोस्त, जब वो छोड़ दिए थे लगातार 2 महीने तक उनको चक्कर और बेहोशी आते रहा, लगातार ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, प्लस बहुत सारे दिक्कतें उनको सामना करना पड़ गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, और अभी तक उनको मतलब स्थिति से सही नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि तंबाकू छोड़ दिए हैं, मेरी भाभी छोड़वा दी है तंबाकू और छोड़ दिए हैं वो। तो लंबे समय तक के आपको क्या होता है कि तंबाकू अगर चबा रहे हैं तो आपको असर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए दोस्त आपसे निवेदन करते हैं, अगर आप में से कोई भी लोग अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, दोस्त आज ही छोड़ दीजिए। बहुत गलत है, बहुत गलत है। आपको तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपके अगर छोटे बच्चे होंगे या जो भी आने वाले हैं या माँ बाप आप पे डिपेंड होंगे तो उनको जो है बहुत दिक्कतें होगी अगर आपको कुछ हो गया तो। इसलिए दोस्त तंबाकू बिल्कुल सेवन मत कीजिए, बहुत बुरा चीज होता है, ठीक है। सिर्फ देखने के लिए है कि ये खाते हैं तो दिखाते हैं कि ये सब चीजें हैं, लेकिन दोस्त बहुत बुरी चीज है, छोड़ दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आपको हो सकता है या कर सकता है, ठीक है। तो कोई अगर जान लीजिए दोस्त, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास में बैठा हुआ है या साथ में चल रहा है तो ध्यान रखिएगा, वह अगर छींक देता है तो वह हवा के थ्रू क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, आपको क्या कर सकता है कि संक्रमित कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आप पब्लिक प्लेस में निकलते हैं तो छींकते समय रुमाल का यूज कीजिए या दोनों हाथ का इस तरह से इस्तेमाल किया कीजिए, ठीक है, छींकते समय, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर कोई भी डिजीज हो तो वो छींकने से क्या होता है कि संक्रमण जो है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए छींकते समय हमेशा रुमाल का यूज कीजिए। तो ये मेरा 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि छींकने से क्या हो सकता है कि दूसरे को जो है संक्रमित कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त? कहा जा रहा है कि एड्स संक्रमण किस प्रकार नहीं होता है। जी हाँ, एड्स किस प्रकार नहीं होता है ये बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि HIV एड्स जो होता है दोस्त, यौन संपर्क इससे होता है। अगर कोई व्यक्ति
एड्स से पीड़ित है उससे अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो आपको क्या है कि एड्स होने की संभावना बन जाती है। इसलिए संपर्क रहे, सावधान रहे, संपर्क न रहे। दूसरा नंबर कहा जा रहा है आपको कि गले लगना। दोस्त, जिस व्यक्ति को एड्स है उससे अगर आप गले लग रहे हैं तो उससे एड्स नहीं होगा। ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि जिनके पास एड्स है उनके साथ बैठने से, खाने से, पीने से दूसरे लोगों में एड्स फैलता है। तो दोस्त, एड्स जो है फैलने वाली बीमारी नहीं है, वो एड्स इससे नहीं फैलता है। ध्यान रखिएगा, जब तक आप उससे यौन संबंध या ब्लड उनका आपके शरीर में नहीं जाएगा या उनका शरीर का कोई भी चीज जब तक आपके शरीर में नहीं जाएगा तब तक आपको एड्स नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। बाकी स्तनपान जो दिख रहे हैं, स्तनपान से भी एड्स होता है, क्योंकि जिस महिला को एड्स है उसके बच्चे अगर दूध पी रहे हैं तो बच्चे को भी क्या है कि एड्स होने की संभावना रहती है। रक्त आधान है तो रक्त आधान का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति का रक्त जो है दूसरे व्यक्ति के शरीर में किसी भी माध्यम से रक्त का पहुंचना आधार होता है। चाहे वो इंजेक्शन के आप में लगाया वही इंजेक्शन दूसरे में लगा दे तो रक्त आपका अगर उसके शरीर में जा रहा है तो इससे भी एड्स हो सकता है। सेविंग कर रहे हैं, ब्लेड से कट गया एड्स वाले व्यक्ति का, अगर आपको उसी ब्लेड से सेविंग किया जा रहा है, इस्तेमाल कराया जा रहा है तो उससे अगर कट गया तो आपको भी एड्स होने की संभावना है। इसलिए जब भी आप सैलून में जाइए या हजामती कराने जाइए, हमेशा उसको कहिए कि न्यू ब्लेड का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा इस्तेमाल ना करने के लिए। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि चलिए पैसा कम लेंगे, वही ब्लेड यूज कर देते हैं। दोस्त, ऐसा कभी मत कीजिएगा, अपने जिंदगी को कभी भी दांव पे मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एंटीवायरल दवाई बनाना, एंटीवायरल दवा बनाना और एंटीबैक्टीरियल दवाई बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इसका कारण क्या है? जी हाँ, एंटीवायरल अगर दवाई बनाई जाती है तो वो कहीं ज्यादा मुश्किलें होती हैं एंटीबैक्टीरियल दवाई बनाने से। ऐसा क्यों होता है दोस्त? इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये देख लीजिए, क्या है कि वायरस होस्ट मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं? वायरस होस्ट मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी नंबर बात जान लीजिए, इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है, ये थर्ड नंबर होगा। क्या कि वायरस के पास क्या होता है कि खुद का बहुत कम जैविक जो है रासायनिक तंत्र होते हैं। इस वजह से भी क्या होती है कि समस्याएं होती है। मतलब इसमें ऑप्शन जो होगा दोस्त, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें कोई एक ऑप्शन नहीं है करेक्ट। लेकिन ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं दे सकता, अगर देगा तो ए और सी दोनों दे देगा। इसमें क्वेश्चन सेट करने वाले भाई साहब जो है ढंग से नहीं किए हैं, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काला ज्वार का कारण बनता है? किसके कारण जो है काला ज्वार होता है? तो देख लीजिए, आपको हम बताते हैं काला ज्वार किसके कारण होता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया के कारण क्या होता है कि दोस्त काला ज्वार होता है। ध्यान रखिएगा, काला ज्वार किसके कारण होता है? लिस्मेनिया के कारण। काला ज्वार को दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? डमडम बुखार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डमडम बुखार के नाम से, ठीक है। काला ज्वार एक तरह का क्या होता है कि प्रोटोजोआ, तो परजीवी होता है प्रोटोजोआ, ठीक है, उसी वजह से काला ज्वार होता है। चलिए यह है अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है, यदि आप भीड़ भाड़ वाले और क्या है कि खराब हवादार घर में रहते हैं तो संभवतः है कि आप निम्नलिखित में से किसी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। तो ये किस बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं? भीड़ भाड़ वाले स्थान पे रहते हैं, हवादार है, हवा प्रवेश कर रहा है आपके रूम में, आप भीड़ भाड़ काफी है, काफी क्राउड वाले एरिया में रहते हैं आप, तो ध्यान रखिए कि हो सकता है कि वहां की वायु प्रदूषित ज्यादा होगी, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले ज्यादा स्थान होंगे, वहां पे स्वाभाविक है कि वायु क्या होगा कि अधिक प्रदूषित होगा। जब वायु प्रदूषित होगा तो वायु से रिलेटेड आपको रोग जो है होने की संभावना हो सकती है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि वायु जनित रोग हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा जहां भी रहिए दोस्त, खुले में रहिए, थोड़ा वातावरण में रहिए, पेड़ पौधे के पास में रहिए, स्वच्छ हवा लीजिए, ठीक है, तो आपका लाइफ बना हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए क्या है कि दोस्त, ये था अपना 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए क्या कीजिए कि इसे हमेशा नोट करके रखा कीजिए। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा ही दिए हैं, ठीक है, तो जल्द ही आपको 13 तक के पीडीएफ पर प्रोवाइड करा दिए हैं आपको एनसीईआरटी का। अब जो है इसका अगर पीडीएफ लेना है, चाहे जो भी पीडीएफ आगे आने वाली है, उस सबका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेस्ट का लिंक, पास कोड और टेलीग्राम का लिंक, बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर के चेकआउट कीजिएगा, वहां से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहीं पे आपको पीडीएफ लिंक सब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के अब दे लीजिए टेस्ट, ठीक है, क्योंकि लिंक आज ही भर तक एक्टिव है, उसके बाद लिंक को डीएक्टिव कर देंगे। टेस्ट से वंचित मत होइए,
टेस्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसलिए तैयारी अगर ढंग से कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन वाले तो ढंग से कीजिए, पढ़ा कीजिए। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए। इसलिए देर मत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके माध्यम से प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि मेरा मकसद है हर किसी एक को जो है क्या है कि शिक्षित करना, हर किसी को मतलब कि हेल्प करना अपने माध्यम से। इसलिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए इजाजत दीजिए, तब तक हमको फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।